हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 28। खुराना बिला। देव राधिका और अविका को एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों के गाल बहुत ही ज़्यादा सूज चुके थे और टमाटर की तरह लाल हो गए थे। राधिका देव को देखकर कहती है, अब बस, अब ज्यादा नहीं, वरना हम मर जाएंगे। देव खड़ा होकर अपने दोनों पॉकेट में अपने हाथों को डालकर राधिका की ओर बढ़ता है और अपनी एरोगेट और खतरनाक आवाज में राधिका के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है, देव खुराना अपनी बीबी के लिए कुछ भी कर सकता है। मिसेस राधिका खुराना, ये बात अब आपको अच्छी तरह से याद रहेगी, और अगर नहीं रही तो अपने गालों को देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। फिर वो अविका की ओर बढ़ते हुए कहता है, और तुम मिस अविका गौर, अगर तुमने मेरी बीबी के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। देव ये कहकर अपनी आंखों पर सिर चढ़ाकर वहां से निकल जाता है। सिंघम बिला। राघव आरवी को अपने रूम में बिठाकर उसके सामने अपने दोनों पॉकेट में अपने हाथ डालकर कहता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानती और ना ही तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए कुछ भी है, लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। जब से मैंने तुमको देखा है तुम मेरे मन में बस चुकी हो, और अब तुम्हें मेरे इस जुनून इश्क के साथ ही रहना होगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करूँगा। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, कहीं जाने की या किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। राघव सिंगल को अपनी चीज़ों का दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आरवी अपनी भीगी आंखों से राघव को देखने लगी। राघव भी उसके चेहरे पर हल्के से किस करता है और एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। आरवी राघव की बातों को सुनकर कुछ सोचने लगती है। तभी वो अपनी आंखें बंद करती है और एक खतरनाक फ्लैशबैक से उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं और वो कांपने लगती है। वो धीरे से बुदबुदाती है, उस बेरहम इंसान से अच्छा तो ये इंसान है। इस इंसान ने मेरी जान बचाई। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए जुनून के साथ साथ एक मोहब्बत भी देखी है। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अगर मैं यहाँ से गई तो वो फिर से मुझे कैद कर लेगा। वहाँ नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए आरवी बुरी तरह से कांप रही थी। खुराना इंडस्ट्री। देव अपने केबिन में अपने कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में राघव आता है और सामने के चेयर पर बैठ जाता है। देव एक नज़र राघव को देखता है, जिसके चेहरे पर आज एक अलग ही परेशानी थी। वो कहीं खोया हुआ सा था। राघव को ऐसे देखकर देव की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपने काम को साइड में रखकर राघव को देखते हुए कहता है, तुझे क्या हुआ? तू इतना चुपचाप कैसे है आज राघव? देव को देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुझसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया। देव राघव को इतना सीरियस देखकर अपनी कुर्सी पर लीन होकर बैठता है और उसको देखते हुए कहता है, हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ राघव। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, वो मुझे मिल गई है और तू जानता है उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। देव आंखें छोटी करके कहता है, व्हाट? वो मिल गई है? पर कहाँ? कैसे? तभी राघव भी अपनी चेयर पर लीन होकर बैठकर कहता है, रास्ते पर भागते हुए देखी थी, घायल घबराई हुई थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। मैंने उसे वहां से उन गुंडों से बचाया और घर पर ले आया। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। देव अपनी गहरी सांस लेकर कहता है,
तो पता कर क्या हुआ है। राघव राघव देव को देखते हुए कहता है, मैंने पता कराया था, सारी हकीकत पता है मुझे, इसीलिए मैं आरवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसकी जान को खतरा है। उसके अपने ही लोगों से। देव अपनी आंखों को एक तरफ करके कुछ घूरते हुए कहता है, उसकी फिक्र मत कर। देव खुराना के होते हुए कोई राघव सिंघल पर उंगली तक नहीं उठा सकता। और अब तो राघव सिंघम की एक जान भी आ चुकी है, तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा। राघव मुस्कुराकर कहता है, साले, राघव सिंघल खुद ही बहुत है अपनी जान की हिफाजत करने के लिए। देव ये सुनकर एक साइड स्माइल कर देता है। सिंघम बिला। आरवी अपने कमरे में बालकनी पर बैठी हुई थी। अब शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और आरवी की आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। आरवी अपने ख्यालों में गुम होती है कि तभी उसे पीछे से एक दमदार सेडेक्टिव आवाज आती है। किन ख्यालों में गुम हुई हो स्वीटहार्ट? आरवी पीछे मुड़कर देखती है, जहां राघव अपने जुनूनी भरी आंखों से आरवी को देख रहा था। आरवी राघव को देखकर नजरें नीचे करके कहती है, कुछ नहीं, बस हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे। राघव एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ तो चलो, मैं आज तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। तुम्हारे कपड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम रेडी हो जाना, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। आरवी पहले मना करने वाली होती है, पर कुछ सोचकर चुप हो जाती है। शाम का वक्त। आरवी एक रेड कलर के बारबी ग्राउंड में तैयार शीशे के आगे खड़े खुद को निहार रही थी। उसने बाल खुले रखे थे जो कमर तक आ रहे थे। चेहरे पर सिर्फ नाम का मेकअप किया था। उसकी गोरे रंग पर वह ग्लिटर रेड गाउन बहुत ही सुंदर लग रहा था। गाउन की बाजू स्लीवलेस थी और पीछे से गाउन बैकलेस था, जिससे आरवी की बैकलेस गोरी पीठ बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रही थी। राघव जैसे ही आरवी के कमरे में उसे बुलाने के लिए जाता है, वो आरवी पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। वहीं आरवी राघव को अपने आप को इस तरह से घूरता हुआ देखती है तो वो थोड़ा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, राघव जी, क्या हम चलें? राघव आरवी की मीठी सी आवाज़ से होश में आता है और खुद की नज़रें इधर उधर करते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से नीचे के लिए निकल जाता है। आरवी राघव की इस तरह से जाने से हंसने लगती है। कुछ ही देर बाद राघव आरवी को लेकर पार्टी में पहुंचता है और सभी से मिलने लगता है कि तभी उसे देव और वाड़ी भी उस पार्टी में मिलते हैं। वाड़ी ने एक पिंक कलर का बारबी गाउन पहना हुआ था। उस जगह की थीम वेस्टर्न ड्रेस थीम थी। वाड़ी आरवी से मिलती है और कुछ ही बातों में वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं। आरवी को वाड़ी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। देव और राघव वाड़ी और आरवी को बातें करता छोड़ अपने दूसरे सभी बिजनेस एसोसिएट से बिजनेस की कुछ बातें करने लगते हैं। वही वाड़ी और आरवी को दूर खड़े दो आदमी बड़ी ही गंदी नज़रों से घूर रहे थे। उन्हीं के साथ खड़े देव और राघव उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन दो आदमी से एक आदमी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, यार, यह रेड गाउन वाली कितनी दिलकश लग रही है। मन तो कर रहा है ऐसे अभी अपने बिस्तर पर ले जाकर पूरी रात प्यार करूं। वही दूसरा आदमी कहता है, हाँ यार, रेड वाली तो अच्छी लग रही है, लेकिन वह दूसरी तो दे पिंक कलर के गाउन में, वह तो कयामत लग रही है। यार, इन दोनों ने तो हमारे दिल की हसरतें जगा दी। क्या करें, चल के कुछ बातें करें क्या? क्या पता पट जाए और हमारी रातें हसीन बन जाए। वह दोनों यह कहकर हाथों से ताली मारकर हंसने लगते हैं। वही वाड़ी और आरवी इन बातों से अनजान बातें कर रही थी कि तभी आरवी की नज़र सामने किसी पर जाती है और उसके अंदर तक की रूह कांप जाती है। वो कांपने लगती है
वाड़ी आरवी को ऐसे देखकर घबरा जाती है और उसे होश में लाते हुए कहती है, आरवी तुम ठीक हो? पर आरवी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी जुबान हकला रही थी। आरवी सामने खड़े उस इंसान को देखकर घबरा रही थी कि वाड़ी उसे संभाल कर एक जगह बैठाती है और उसे पानी पिलाती है। सामने जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रेयांश राणा का राइट हैंड साइमन था। साइमन ने आरवी को नहीं देखा था। ये देखकर आरवी चुपचाप एक कोने में वाड़ी के साथ बैठ जाती है और अपनी घबराहट को काबू करने लगती है। वाड़ी आरवी को शांत कराती है। आरवी भी वाड़ी का साथ पाकर अपने आप को थोड़ा संभालती है। वहीं दूर खड़े देव और राघव उन दो लड़कों को घूर रहे थे जिन्होंने वाड़ी और आरवी पर अपनी नजरें गंदी की हुई थी। कुछ देर बाद वह दोनों वॉशरूम में अपने बाल शीशे के आगे सेट कर रहे थे। तभी कोई उनकी गर्दन पकड़कर जोर से शीशे में उनको कर मारता है। शीशा वहीं टूट जाता है और उन दोनों के सर से खून बहने लगता है। पीछे से वह दोनों आदमी अपने चाकू से उन दोनों की पीठ पर एक जोरदार वार करते हैं और इस वार से उन दोनों आदमी की चीख निकल जाती है। कुछ देर में उस वॉशरूम से देव और राघव अपने हाथों को साफ करते हुए बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को तिरछी स्माइल का लुक देते हैं और वॉशरूम से जाते हुए अपने असिस्टेंट को एक लुक देते हैं जिससे असिस्टेंट समझकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो दोनों आरवी और वाड़ी के पास जाकर कहते हैं, तो चलें, पार्टी अब लगभग खत्म हो चुकी है। वो दोनों भी खड़ी होकर उन दोनों के साथ उस पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती हैं कि तभी किसी की खतरनाक नज़रें आरवी को जाते हुए देख लेती हैं। वह शख्स अपने जेब से फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करके एक्साइटेड होकर कहता है, बॉस मुझे वो मिल गई है। दूसरी तरफ से कुछ देर शांति बिखर जाती है। फिर एक एरोगेट और खतरनाक आवाज में आती है, पीछा करके बताओ। यह कहकर फोन कट हो जाता है। अगली सुबह खुराना मेंशन। वाड़ी शीशे के आगे खड़े होकर अपने टमी को देखती है जो कि अब थोड़ा सा दिखने लगता है। वह एक्साइटेड होकर अपने बच्चे से बात करते हुए कहती है, हेलो बेबी, कैसे हो तुम? तो बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो और वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम मेरी बाहों में होगे और फिर हम दोनों बहुत सारी मस्ती करेंगे। पीछे से देव भी वाड़ी की कमर को पकड़कर कहता है, मुझे जलाने की कोशिश मत करो बेबी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर चाहे तुम पर हक जताने के लिए मेरा बच्चा ही क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी तुम्हारे ज्यादा करीब आने नहीं दूंगा। वाड़ी पीछे मुड़कर देव को देखते हुए कहती है, जल कुकड़े कहीं के। ये बोल वो देव को धक्का देकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। देव वहीं खड़ा वाड़ी की बात को दोहराते हुए कहता है, जल कुकड़ा, ये कैसी लैंग्वेज यूज करती है ये लड़की। देव वाड़ी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी देव वाड़ी को रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि आज वो वाड़ी की माँ की कंपनी को वाड़ी को टेक ओवर करने वाला था। देव और वाड़ी एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री के पास खड़े होते हैं और उसके अंदर जाते हैं। वो कंपनी अब दिवालिया हो चुकी थी। उस कंपनी में कोई नहीं था सिवाय एक पुराने गार्ड के। वह इस कंपनी को देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है कि तभी देव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी, यह कंपनी तुम्हारी माँ की है और यह उसी ऊंचाइयों पर जाएगी, यह वादा है मेरा तुमसे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वाड़ी के पिता की आवाज़ आती है, ये कंपनी मैंने किसी और को बेच दी है। अब इस कंपनी पर किसी का कोई हक नहीं है सिवाय उसके जिनको मैंने ये कंपनी बेची है।
वाड़ी पीछे मुड़कर अपने पिता को गुस्से वाली आंखों से देखती है। वहीं देव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वाड़ी रंजन जी के करीब जाकर गुस्से से कहती है, आप जैसे घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आपको पिता कहने में भी मुझे शर्म आती है। आपने मेरी माँ की एक आखिरी निशानी भी बर्बाद कर दी, बेच दी, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। रंजन जी दांत पीसते हुए वाड़ी को देखकर कहते हैं, हाँ तो मैंने क्या गलत किया? उस कंपनी में मेरा भी हक था और यह कंपनी डूबने वाली थी, इसीलिए मैंने उसको बेचकर अपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तभी पीछे से आशा और निशा भी आते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आशा आगे आते हुए वाड़ी के करीब पहुंचकर कहती है, क्या गलत कर रहे हैं हम? सही तो किया है। तेरी माँ ने इस कंपनी में 50% शेयर तुझे दिए और 40% शेयर तेरे पापा को। यह कंपनी डूब रही थी। इसे खड़ा करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमने इसको बेचकर दूसरी जगह पैसा लगाया। वाड़ी गुस्से से आशा को देखते हुए कहती है, इस कंपनी को बर्बाद करने में भी तो हाथ पापा का ही था ना। उनसे यह कंपनी संभाली नहीं गई। मेरी माँ की मेहनत को उन्होंने मिट्टी में मिलाकर रख दिया और अब उन्हीं की मेहनत को बेचकर आप लोग अपने लिए नए सपने सजा रहे हैं। यह सुनकर आशा और रंजन अग्निहोत्री हंसने लगते हैं। देव बहुत देर से उन सबको देख रहा था। फिर वो आगे आते हुए वाड़ी की कमर पर हाथ रखकर तिरछी स्माइल के साथ कहता है, हाँ बेबी, तुम्हारे घर वालों ने जो किया बिल्कुल सही किया। अब तुम्हें सोचना है कि तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि तुम भी जो करोगी वो भी बिल्कुल सही करोगी। आशा और रंजन अग्निहोत्री एक दूसरे को बड़ी कन्फ्यूजन से देख रहे थे। उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि देव का कहने का मतलब क्या है। वहीं देव उन दोनों को देखते हुए एक डेविल स्माइल करके कहता है, रंजन अग्निहोत्री, तुमसे ये कंपनी संभाली नहीं गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरी कंपनी संभालने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मैं बिना कोई कोशिश किए उसको डुबोने वाला हूँ। ये सुनते ही रंजन अग्निहोत्री के पैरों से जमीन निकल जाती है और वो हकलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, यह क्या कह रहे हैं आप? खुराना जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उस कंपनी में अपनी पूरी दौलत लगा दी है। देव आशा और रंजन को एक लुक देता है और वहां से मुस्कुराते हुए वाड़ी का हाथ पकड़कर निकल जाता है। वाड़ी भी जानती थी कि देव के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो देव से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी देव जो करेगा उसके लिए ही ठीक होगा। दिल्ली एयरपोर्ट। एक दमदार पर्सनालिटी का आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। उसके पीछे कम से कम 4 से 5 बॉडीगार्ड्स की कार थी। वो आगे की कार में बैठता है और अपने फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो निकालकर नशीली आंखों से कहता है, जान, अब तुम ज़्यादा मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। बहुत जल्द मैं फिर तुम्हें अपनी कैद में ले लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।